हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स 30 मार खां। बांकेलाल सीरीज 30 मार खां। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, लेखक सचिन सचदेवा, चित्रांकन बेदी, संपादन मनीष गुप्ता। विशालगढ़ की तरह ही विशाल था विशालगढ़ का अस्तबल भी, जिसमें हजारों घोड़ों के अलावा कुछ विशेष घोड़े भी थे। और भाई बादशाह, क्या हाल है? चने खाए कि नहीं? अभी तो मेरा घास खाने का समय है भैया चेतक। अस्तबल मंत्री आता होगा हमें घास खिलाने ले जाने के लिए। लो, वो आ गया अस्तबल मंत्री। अस्तबल मंत्री उछाल सिंह ने सभी घोड़ों को बाहर निकाला। घास खिलाने के बाद इन्हें दौड़ाने कूदने व ऊंची उछाले लेने का अभ्यास भी कराना है, मगर आज दौड़ाने कूदने व ऊंची उछालों का मौका शीघ्र ही आ गया। मैं कब से इसी अवसर की तलाश में था, आखिर मुझे इसे ले उड़ने का अवसर मिल ही गया। अस्तबल मंत्री उछलकर चेतक की पीठ पर सवार हुआ। चल चेतक, भाग, तू सबसे तेज धावक अश्व है, वो चोर बचकर नहीं निकलना चाहिए। कचरी को आदमी भगा कर ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? जल्द ही चेतक ने एक ऊंची छलांग लगाई। दूसरे ही पल कचरी व चोर की राह रोके खड़ा था। अस्तबल मंत्री भी खींच चुका था अपनी तलवार। अब तू बचकर नहीं भाग सकता दुष्ट चोर, उतर घोड़ी से नीचे। मैंने बचकर भाग निकलने के लिए नहीं, बल्कि तुझे यहां तक लाने के लिए यह चाल चली थी। इसलिए मैं तेज चाल वाले चेतक को छोड़कर कजरी पर सवार होकर भागा था, ताकि तुम मुझ तक पहुंच जाओ। तुम्हारी चाल कामयाब हो गई। अब जल्दी से तलवार निकालो, मुकाबला करो, क्योंकि तलवार का मुकाबला तलवार से हो सकता है। तलवार? मेरा शस्त्र ये तीर कमान है जो एक बार में पूरे शरीर को पीट डालता है। इसके आगे तुम्हारी तलवार की एक ना चलेगी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मेरा नाम 30 मार का है। मैं तुमसे एक छलांग लगवाऊंगा। अगर तुमने लगा ली तो तुम बच जाओगे। छलांग तुम्हें इस खाई पर लगानी है, मगर घबराओ नहीं। मैं तुम्हें छलांग लगाने के लिए ताकतवर घोड़ी दूंगा। मेरा नाम अस्तिका है। चलो जल्दी से इस पर सवार हो जाओ, वरना तीर चलाकर तुम्हारी आत्मा को मौत के झूले पर सवार करा दूंगा। घोड़ी पर नहीं चढ़ा तो ये सचमुच तीर चला देगा। अब जल्दी से घोड़ी को एड़ लगाओ। उड़ की होगा। एड़ लगाते ही अस्तिका घोड़ी तीव्र रफ्तार से दौड़ी। अच्छा दुनिया वालों, अलविदा। सवार भैया, खाई की तरफ मत देखना, क्योंकि ये शूल घाटी है, इसमें गिरकर कोई नहीं बचा। इस घाटी में जो अस्थियां पड़ी हैं वो इसमें गिरकर मरने वाले पशुओं की हैं। अब हड्डियों की तादाद और बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे शासन नीचे गिरेगा। ये अस्तबल मंत्री भी। बचाओ! अबे तो पहले क्यों नीचे लाया? घाटी में एक जोरदार आवाज हुई। साथ में गूंज उठी घोड़ी और अस्तबल मंत्री की चीखें, जिसे सुनकर 30 मार्का की आंखों में भयानक चमक कौंध गई। पहला गया, अब बचे 29 और। उसी शाम आरती मंत्री के कक्ष में। आरती मंत्री जी, गजब हो गया, घंटा गिरने वाला है। क्या? कैसे? आप चलिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठहरो, मैं वस्त्र पहन लूँ। वो देखिए आरती मंत्री जी, प्रत्येक अमावस्या की रात्रि महाराज यहाँ आकर इस घंटे को बजाते हैं। कल ही अमावस्या है और आज ये घंटा गिर जाएगा। ये घंटा मैंने ही यहाँ लटकवाया था। इसके गिरने से फर्श भी टूट जाएगा, पर यह घंटा गिरेगा कैसे? आरती मंत्री जी, मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि घंटा कैसे गिरेगा। आप अपने आप को महाराज समझे और जैसा मैं कहूँ करते जाएं। हमेशा की तरह मंदिर के कपाट बंद होंगे। सबसे पहले महाराज ही मंदिर के कपाट खोलते हैं। इस बार भी वे ही खोलेंगे। आइए आरती मंत्री जी, अंदर आ जाइए। मंदिर के कपाट खोलने के बाद सबसे पहले वे इस घंटे के निकट पहुंचेंगे। जरा आप घंटे के नीचे पहुंचकर घंटा बजा दीजिए, आरती मंत्री जी। आरती मंत्री ने घंटे के नीचे ठीक नीचे पहुंचकर घंटा बजाया। अब तक 30 मार्का भी अपने असली रूप में आ चुका था। टना! हाँ, ठीक ऐसे ही महाराज भी घंटा बजाएंगे, मगर घंटे की आवाज के साथ ही घंटा ठीक ऐसे ही टूटकर धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। अरे आरती मंत्री जी, आप घंटे के नीचे से हटे क्यों नहीं? महाराज तो फौरन हट जाते। 2 गए, अब बचे 28 और। अस्तबल मंत्री की लाश घोड़े के कारण मिली। विक्रम सिंह का आदेश पाकर सेनापति और बांकेलाल घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। बांकेलाल, वह लाश अस्तबल मंत्री की है। मुझे उसके जूतों में नाल लगी दिखाई पड़ रही है। तुम नीचे जाकर उसकी लाश को इस रस्सी से बांध दो। मैं घोड़े की मदद से लाश को ऊपर खींच लूंगा। ये लो रस्सी। आज भोजन करते वक्त मेरी उंगली मुंह में ना कट गई होती तो मैं ही चला जाता। ये काम तो मैं यहीं खड़े खड़े कर दूंगा। बांकेलाल ने रस्सी का फंदा बनाकर फेंका। देखा, मेरा नाम बांकेलाल ऐसे ही थोड़े है।
मैं रस्सी का दूसरा जरा घोड़े से बांधकर घोड़े को एंड लगाता हूं ताकि अस्तबल मंत्री की लाश ऊपर खिंचाए। और अभी अस्तबल मंत्री की लाश लेकर सेनापति और बाकीलाल महल पहुंचे ही थे कि उन्हें आरती मंत्री की हत्या होने की भी सूचना मिल गई। ये घंटे की चोट से मरा है और ये घंटा अपने आप नहीं गिरा बल्कि गिराया गया है, क्योंकि जंजीर को काटने वाली आरी वो पड़ी है। इतनी गुप्त चली तो मैं भी जानता हूं। ज्यादा बातें मत बनाओ सेनापति, और घंटा इसके ऊपर से हटवाओ ताकि इसका शव शवगृह में पहुंचाया जा सके। आखिर इसकी हत्या किसने की? एक दिन में 2 मंत्रियों की हत्या किसने कर दी? कहीं वह रहस्यमय हत्यारा और भी हत्या तो नहीं करेगा? और करेगा तो बारी किसकी होगी? मोटे मुच्छड़ को? वह कब मारेगा? राज्य मंत्रियों की हत्याओं का यह सिलसिला अगले दिन भी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि सफाई मंत्री कीचड़ चंद बढ़ रहे थे झाड़ू व्यापारी के गोदाम की ओर। महल की सारी झाड़ुएं या तो टूट चुकी हैं या फिर घिसकर छोटी हो चुकी हैं। आज 2 बैलगाड़ी भरवाकर झाड़ुएं ले जाऊंगा ताकि 2 माह तक झाड़ुएं खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। सचमुच अब सफाई मंत्री को झाड़ुओं को खरीदने की जरूरत कभी पड़ने वाली ही नहीं थी। आप गोदाम में जाकर अच्छी अच्छी झाड़ुएं स्वयं छाट ले सफाई मंत्री जी। हाँ, वो तो मैं छाट ही लूंगा। झाड़ू गोदाम में आज सफाई मंत्री की मृत्यु उनकी जिंदगी पर झाड़ू लगाने के लिए 30 मार्का के रूप में मौजूद थी। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कौन हो तुम? वही जिसने आरती मंत्री और अस्तबल मंत्री को परलोक की सैर को भेज दिया। हाँ, तुम? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अब तुम्हारी बारी है। खबरदार शोर मत मचाना वरना छेद डालूंगा। बेचारा सफाई मंत्री फिर भी छेदा मिला। हत्यारे ने बड़ी क्रूरता से झाड़ू का एक एक तिनका सफाई मंत्री के शरीर में घुसेड़ कर इन्हें मार डाला। हाँ, बेचारे को झाड़ू ही बना दिया। अब समस्या विकट हो चुकी थी। बाकीलाल, इस अज्ञात हत्यारे का पता तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है कि वो एक एक करके हम सबको मार डालने की योजना बना चुका हो। बाकीलाल, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं श्वेत वस्त्र धारण करूं? श्वेत वस्त्र तो एक ना एक दिन मुच्छड़ की मृत्यु के पश्चात आपको धारण करने ही पड़ेंगे महारानी जी, मगर इस वक्त तो जान पर मेरी भी बनी है। पता नहीं हत्यारा कौन है और क्यों यह हत्याएं कर रहा है। उसकी सूची में खुद मेरा भी नाम हो सकता है। उस हत्यारे को बेनकाब करने के लिए मुझे अब प्रत्येक मंत्री पर कड़ी निगाहें रखनी पड़ेंगी। बाकीलाल की कड़ी निगाहों के बावजूद भी हत्यारा अपना पासा वन मंत्री पर फेंक चुका था। आछू 50, आछू 100, आछू 150। योजना के मुताबिक मैंने इसके कक्ष में नस्वार उड़ा दी थी, जिससे इसे छींके लग गई हैं। बाकी का मेरा काम पूरा करेगा शकुन अपशकुन मंत्री। वन मंत्री बनवारी लाल की वह अवस्था देखते ही राज दरबार की ओर जाते शकुन अपशकुन मंत्री ठिठक कर रुक गए। ठहरो वन मंत्री बनवारी लाल, एक तो तुमने कक्ष से बायां पांव पहले बाहर निकाला, दूसरे छींक भी रहे हो। ये तो भयंकर अपशकुन है। आछू 201। बनवारी लाल, तुम्हें सिंगनी की छाला पहनकर वन में जाना होगा, अन्यथा आज अवश्य तुम्हारे साथ कोई अनिष्ट होगा। पर सिंगनी की छाला कहां से आएगी? मेरे पास रखी है, मैं 200 मुद्राओं में दे दूंगा। ठीक है, दे दो। शकुन अपशकुन मंत्री ने सिंगनी की छाला जल्दी ही वन मंत्री को लाकर दे दी। आछू आछू, ये लो, इसे फौरन धारण कर लो। सिंगनी छाला धारण कर वन मंत्री वन की ओर चल पड़ा। आछू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। ये वन मंत्री सिंगनी की छाला पहनकर कहां जा रहा है? वन में पहुंचकर इस दृश्य की तो वन मंत्री ने कल्पना ही नहीं की थी। ये सिंह तो मेरी ही ओर आ रहा है। ओह, अब समझा, ये मुझे सिंगनी समझ रहा है, मगर निकट आने पर मानव गंध पाते ही ये क्रोध से बढ़ जाएगा। आए, ये तो भाग रही है। बेटा वन मंत्री, जान बचानी है तो भागो। मैं सिंह हूं, दौड़ में सिंगनी से बात नहीं कहूंगा। चल बेटा शेरपा, पकड़ ले उसका पंजा। सिंगनी के एकदम पीछे पहुंचते ही सिंह ने लंबी छलांग भरी। अब बचकर कहां जाएगी मेरी 56 छुरी। शेरपा के सामने अब जो दृश्य प्रस्तुत हुआ उसे देखकर तो उसके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ये क्या? सिंगनी की खाल पहने ये तो कोई मानव है जो शेरपा शेर से पंगा ले रहा है। शेरपा की भयानक दहाड़ से गूंज उठा वन का वह क्षेत्र। शकुन अपशकुन मंत्री के बच्चे ने तो मुझे मौत के मुंह में फंसा दिया। वह दृश्य देख रहा था 30 मार्का भी। आखिर मेरी योजना सफल हो ही गई। मुझे मालूम था कि वन मंत्री सिंगनी की खाल पहनकर वन में भ्रमण करेगा तो ऐसा ही होगा, यानी चौथा भी जाने वाला है। इधर इससे पहले कि सिंह उस भयानक दहाड़ के बाद अपना मुंह बंद करता, ये पाषाण किसने फेंका? पत्थर के तुरंत बाद हवा में लहराई वो मजबूत बेल। अबे कौन है तू पहलवान जो झाड़ियों में छपा वार कर रहा है? ये मैं हूं बेटा शेर, और मेरा नाम है बाकीलाल। मेरे रहते तू वन मंत्री को अपना भोजन नहीं बना सकता। इस हालत में तो सच में नहीं बना सकता, और इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। हिच
हे बेटे शेर, तू शेर है तो मैं सवा शेर। वन मंत्री की भी जान में जान आई। बाकीलाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम समय पर ना पहुंच जाते तो मेरा मांस उस सिंह के पेट में होता और अस्थियां यहीं कहीं पड़ी होती। किंतु तुम सिंगनी की छाला पहनकर यहां क्यों आए? तब वन मंत्री ने बाकीलाल को सारी बातें बता डाली, जिन्हें सुनने के बाद, ओह, तो तुम्हें यहां आने के लिए शकुन अपशकुन मंत्री ने विवश किया ताकि तुम यहां और सिंह तुम्हें खा जाए? हाँ, फिर जल्दी ही शकुन अपशकुन मंत्री, तुम्हें वन मंत्री की हत्या की कोशिश किए अभियोग में गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ लो इसे। नहीं, मैं बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दो बाकीलाल। अगर तुम बेकसूर हो तो तुमने वन मंत्री को सिंगनी की खाल पहनकर वन में क्यों भेजा? मेरी बीवी और बच्चों की जिंदगी संकट में थी बाकीलाल। उन्हें हत्यारे 30 मार्का ने बंदी बना रखा था। ओह, तो ये बात है। बाकीलाल, वह कह रहा था कि चौथा भी जाने वाला है, अब बचेंगे 26। क्या? कुछ सोचकर बाकीलाल ने शकुन अपशकुन मंत्री को छोड़ दिया, मगर अंदर ही अंदर वह भय से कांप उठा था। उन 26 में बाकीलाल की बारी कब होगी? अगला शिकार बाकीलाल नहीं था, क्योंकि हत्यारा चुन चुका था अपना अगला शिकार। हिलने या शोर मचाने की कोशिश मत करना खान पान मंत्री, वरना तुम्हारा भरमा पराठा बना दूंगा। कौन हो तुम? तुम शाही रसोई घर तक कैसे पहुंचे? उन्हीं आलुओं की टोकरी में बैठकर जिन्हें तुमने महाराज विक्रम सिंह के लिए उबालने के लिए इस डेग में भरा है, मगर अभी भट्टी पे नहीं रखा। पर अब इस डेग को भट्टी पर मैं चढ़ाऊंगा और डेग में आलू नहीं तुम उबलोगे खान पान मंत्री। आ 30 मार्का के भीषण प्रहार के साथ ही खान पान मंत्री मूर्छित होकर लुढ़क गया। तब क्रूर मुस्कान होठों पर लिए 30 मार्का ने खान पान मंत्री को डेग में भरकर डेग को अंगीठी पर चढ़ा दिया। उबला हुआ ऐसा आलू महाराज ने कभी ना देखा होगा। चलो, मेरा आज का काम खत्म हुआ और मेरा आज का काम शुरू हुआ। हत्यारे 30 मार्का। नीचे गिरने के साथ ही 30 मार्का ने एक मोटा आलू उठाकर बाकीलाल पर खींच मारा। ले बाकीलाल, आलू खा। अगर तुझे आज ही खत्म करना होता तो अभी कर देता, मगर आज तेरी बारी नहीं है। उसके बाद हत्यारा 30 मार्का वहां नहीं रुका। मैं जल्दी तुमसे भी मिलूंगा बाकीलाल, अपने कफन दफन का इंतजाम कर लेना। पकड़ो पकड़ो। पकड़ूं? घबराओ नहीं बाकीलाल, मैं तुम्हें पकड़ लिया है। लगता है तुम्हें कमजोरी के कारण चक्कर आ रहा है। निकालो बाहर, निकालो। बाकीलाल, तुम्हारे मुंह से खानपान मंत्री की आवाज क्यों निकल रही है? बेवकूफ सेनापति, खानपान मंत्री की आवाज खानपान मंत्री के मुंह से ही निकल रही है। बाकीलाल, मुझे बचाओ। इसे 30 मार्का ने बेहोश करके उबालने के लिए रख दिया है। सेनापति, जल्दी करो, 30 मार्का अभी अभी यहां से भागा है, वो महल से भागने ना पाए। क्या? तो तुमने हत्यारे के भागने से पहले क्यों नहीं बताया? खैर, अगर वो महल से नहीं निकला है तो अब वो मुझसे बचकर महल से निकल भी नहीं पाएगा। सेनापति और उसके सैनिकों ने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर 30 मार्का नहीं मिला। बाकीलाल, 30 मार्का नहीं मिला? क्या? लेकिन इतनी जल्दी वो महल से नहीं निकल सकता। बड़बड़ा उठा बाकीलाल। कहीं वो हत्यारा महल का ही कोई आदमी तो नहीं है? बाकीलाल, मुझे बुखार होने वाला है, गले में भयानक दर्द शुरू हो गया है, लगता है लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी। सेनापति, जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता तो मैं छुट्टी नहीं लेने दूंगा। हो सकता है मेरी बारी इसी के बाद हो। ये छुट्टी पर चला गया तो मेरी बारी पहले आ जाएगी। सेनापति, फौरन ऐलान कर दो कि महल से ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा। आज रात हत्यारे का भेद जरूर खुल जाएगा। ठीक है बाकीलाल, हत्यारे को पकड़ने की जिम्मेदारी महाराज ने तुम्हें सौंपी है, तुम्हारा आदेश तो मानना ही पड़ेगा। इसके बाद सेनापति वहां से चला गया। सेनापति के ऐलान के बाद पूरे महल में 30 मार्का का आतंक फैल गया। हत्यारे के महल में होने की सूचना से ही मेरी तो नींद 7 समुंदर पार चली गई है। प्रबंध मंत्री, डर के मारे मेरे मुंह से तो नारे ही नहीं निकल रहे। हर किसी की नींद उड़ी हुई थी। महारानी, तुम अभी तक जाग रही हो, डरो नहीं, सो जाओ। हत्यारा हमारे कक्ष के बाहर खड़े पहरेदारों से बचकर यहाँ नहीं आ सकता। फिर खोजा भी पूरे महल में घूम घूम कर हमारी चौकसी कर रहा है। आराम पूर्वक सोने जा रहा था केवल बाकीलाल। महल में हर कोई जाग रहा है, ऐसे में हत्यारा बाहर नहीं निकलेगा। बेटे बाकीलाल, चल जाकर मुंह ढक के सो जा। इसलिए ही तो मैंने सेनापति को वैसा आदेश दिया था, ताकि कोई भी रात को सो ना सके और मेरी पहरेदारी भी हो जाए। अब कम से कम रात की नींद खराब नहीं करनी पड़ेगी। मगर बाकीलाल गहरी नींद में डूबकर भयानक भूल कर बैठा था। बाकीलाल, तूने मेरा रास्ता 2 बार काटा है। तेरे कारण मैं अपने पिछले 2 प्रयासों में विफल हो गया। आज तेरी ही बारी है। आज तुझे मेरे हाथों मृत्यु से कोई नहीं बचा पाएगा। यही शहद मैंने तुझ पर छिड़क दिया है और इस थाली में भरे आदमखोर चीटे, जिन्हें मैंने इसी दिन के लिए पाला था। अब ये कई दिन के भूखे चीटे शहद की खुशबू पाकर तेरे बिस्तर पर पहुंच जाएंगे और फिर तेरे शरीर पर पूरी तरह से चिपट जाएंगे। बाकीलाल, बहुत योजनाएं बनाई तूने दूसरों को मात देने की,
मैं भी तुझे योजना बना कर ही मार रहा हूँ। मुझे पता है कि अब तू चीखेगा, मगर मैं तेरे मुंह में ये कपड़ा ठूस दूंगा। मगर 30 मार्का का निशाना थोड़ा सा चूक गया। बाकीलाल ने 30 मार्का को सामने देखा तो उसकी उंगली इतनी जोर से काटी आई कि उंगली कटकर बाकी के मुंह में रह गई। आई! चींटे बुरी तरह से चिपके हुए थे, जबकि दर्द से तड़पता 30 मार्का बांके पर लात जड़कर भाग खड़ा हुआ। मेरी उंगली! सैनिक सैनिक, कोई है ई! बाकीलाल के शोर से पूरे महल में हंगामा मच गया। सभी वहां दौड़े आए। अरे बाकीलाल, चीटों पर चढ़ा हुआ है। बाकीलाल, चीटों से कुश्ती बाद में लड़ लेना, पहले यह बताओ कि तुम चीखे क्यों? सेनापति, बाकीलाल को चीटे खाए जा रहे हैं, जल्दी से कुछ करो। ओह, मैं तेल गरम करके बाकीलाल पर छिड़कवाता हूँ, चीटे मर जाएंगे। आई! सेनापति के बच्चे, जल्दी से हल्दी मेरे शरीर पर छिड़को, हल्दी की गंध से चीटे भाग जाते हैं। हल्दी का बोरा लाओ जल्दी। फौरन ही बाकीलाल पर हल्दी छिड़की गई, जिससे चीटे भाग गए। तब बाकीलाल, तुम पर चीटे कैसे चढ़ गए? शहद और चीटे मुझ पर 30 मार्का ने छोड़े थे महाराज, वो महल में ही है। ये देखिए, ये उंगली उसी हत्यारे 30 मार्का की है जिसे मैंने ही काट डाला है ताकि वह बच ना सके। ओ बाकीलाल, अगर तुम हमें सतर्क ना करते तो हम सब सो जाते और शायद हत्यारा हम में से किसी को भी मार डालता। हाय मेरी फूटी किस्मत, मैंने ऐसा आदेश क्यों दिया, जबकि विक्रम सिंह ने आदेश दिया। सेनापति, फौरन महल में उपस्थित सभी व्यक्तियों को एकत्रित करो ताकि हत्यारे का पता लगाया जा सके। जो आज्ञा महाराज। अब हत्यारा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जल्दी ही। सब लोग आ चुके हैं बाकीलाल, मगर इनमें से तो किसी की भी उंगली नहीं कटी हुई। अभी सब लोग नहीं आए महाराज, आओ मेरे साथ। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो बाकीलाल? वो देखिए महाराज, खोजा, यही है 30 मार्का। खोजा? तुम हत्यारे 30 मार्का निकले? दुष्ट, तो तू है 30 मार्का? महाराज आप पीछे हट जाइए, मैं एक ही झटके में इसका सिर कलम कर दूंगा। ठहरो सेनापति, इसे सजा हम देंगे, और वो भी कड़ी सजा, मगर पहले से बताना दो कि इसने ऐसा क्यों किया। बताओ खोजा, तुमने ऐसा क्यों किया? अब जब मेरा भेद खुल ही चुका है तो मैं अपना ये भेद भी खोल देता हूँ महाराज, कि मैं खोजा नहीं हूँ बल्कि सनकपुर के महाराज सनकी सिंह का गुप्तचर हूँ। मैं यहाँ रहकर विशालगढ़ के भेद सनकपुर पहुँचाता रहता था। लेकिन इसके बाद भी जब राजा सनकी सिंह विशालगढ़ पर अपनी जीत का झंडा न गाड़ सके तो मैंने ही यह योजना बनाई कि मैं सभी 30 विशिष्ट व्यक्तियों को खत्म करके विशालगढ़ की ताकत को कमजोर कर दूंगा। फिर जब महाराज सनकी सिंह आक्रमण करेंगे तो उनकी जीत का झंडा गड़ जाएगा। ले जाओ आस्तीन के सांप को, इसको हम फांसी पर लटकवाएंगे। चल बे। और फिर बाकीलाल, आप उच्ची दे दे। बेड़ा गर्क, इस बार मैंने क्या किया? इस बार तो मैंने अपनी ही जान बचाई है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स मोतिया बिंद में। तब तक के लिए धन्यवाद।